बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जो अहम ख्याल जमातें हैं जिससे पीपल्स अलायंस का नाम दिया गया। और इस पीपल्स अलायंस की कल एक मीटिंग हुई है और जिसमें डीडीसी इलेक्शंस के पेश नज़र जो इंतखाबात लड़ने के हवाले से जो प्रोसीजर रहेगा और इसमें कैंडिडेट्स किस पार्टी की कितने रहेंगे, उस हवाले से कल से ही इस पर सलाह मशवरा जारी था। लेकिन कल में जो मीटिंग हुई है वो नतीजा खैर साबित नहीं हुई है, कोई कंसेंसस नहीं बना, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड ये रही है इस मीटिंग के दौरान कि उन्हें 60% का शेयर मिलना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे तो उसमें 60% शेयर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से सूबाई सदर नासिर असलम वानी के साथ साथ जो उनके जनरल सेक्रेटरी है अली मोहम्मद सागर, वो उस मीटिंग में शामिल थे। पीडीपी की जानब से अब्दुल रहमान बीरी और गुलाम नबी लोन हांजुरा और उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन की जानब से बशीर अहमद डार उस मीटिंग में शामिल थे। और भी कुछ लोग थे पीपल्स अलायंस के, जिस पर कल सलाह मशवरा करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई हतमी रिजल्ट वहां से निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन आज फिर से ये मीटिंग शुरू हुई और आज इस मीटिंग के दौरान एक बार फिर से इस पर सलाह मशवरा हुआ। हालांकि जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है, टॉप लीडरशिप से भी सलाह मशवरा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाए, क्योंकि गुपकार अलायंस जिसे नाम दिया गया पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए जो ये एक प्लेटफॉर्म बना है उसमें कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए। इस हवाले से टॉप लीडरशिप की जानिब से भी ये वाज़ेह हिदायत जारी किए गए हैं और आज की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहमियत की हामिल थी। क्या कोई कंसेंसस बनता है, इसी हवाले से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। माना जा रहा है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने भी इसमें जो है शिरकत की है। लेकिन असल गेम अगर देखा जाए तो ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियानी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज़्यादातौर पर नॉर्थ कश्मीर में है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब देखते हैं तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ग्राफ ज़रूर है। और यही वजह है कि इस मीटिंग के दौरान कल कोई कंसेंसस नहीं बना था और आज भी ये मीटिंग काफ़ी देर तक चली है। सईद रूफ फारूकी इस मीटिंग पर पूरी नजर रखे हुए थे। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये मीटिंग मुनक्कद हुई है, कल कोई कंसेंसस नहीं बना, कोई डिफरेंसेस नजर आ रही थी, लेकिन आज जो ये मीटिंग हुई है इससे क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, अगर पीपल्स अलायंस की बात करें तो मशावरत बराबर जारी है। कल शाम देर गए भी तक भी मीटिंग रही और मीटिंग में जो लीडरान मौजूद रहे उन्होंने सूरत हाल के हवाले से वहाँ पे बात की और ख़ासकर कैंडिडेट्स के इंतखाब के हवाले से कल से और आज दिन के हवाले से बात करें तो बिल्कुल मीटिंग का सिलसिला बराबर जारी है, जिसमें कई सीनियर लीडरान भी मौजूद है मीटिंग में। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी जितने भी जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं वो सारे मौजूद है। कांग्रेस का अगर कोई मेंबर जो खबरों के मुताबिक या ज़राए के मुताबिक कांग्रेस का कोई भी मेंबर इस मीटिंग में मौजूद नहीं। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो अलायंस के साथ ही जाएंगे इलेक्शन के हवाले से, मगर मीटिंग में मौजूद ना होना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। मगर मीटिंग का सिलसिला बराबर जारी है कैंडिडेट्स के इंतखाब के हवाले से, क्योंकि ये तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से जितने भी कैंडिडेट्स का इंतखाब करना है, तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि आज शाम देर गए तक जो है पहली लिस्ट सामने आ सकती है। जो जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले इलेक्शन है उसके हवाले से पहली लिस्ट जो है वो मुरतब हो सकती है। जो ज़राए से मालूम हुआ तो कहीं ना कहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा शेयर मिलने वाला है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अगरचे नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा उनकी पकड़ है तो नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स अलायंस को भी जो है अच्छा खासा शेयर मिल सकता है। और बाकी जितने भी पार्टीज़ हैं उनको भी अकोमोडेट करने की बात कही जा रही है, उनको भी आगे ले जाने की बात कही जा रही है। अब जब लिस्ट सामने आएगी उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लीडरान जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये इन्हीं अलायंस के जो लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, चाहे पीडीपी की लीडर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर की बात करें, तो कहीं ना कहीं अलायंस को साथ चलने की बात है। और जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि वो उन कैंडिडेट्स को सामने लाने की ज़रूरत है जो कल डिलीवर भी कर सके, जो कल लोगों को फ़ायदा भी दे सके। तो इस वजह से मीटिंग आज सुबह 10 बजे 10:30 बजे शुरू हुई है, अभी भी बराबर जारी है। और जो मुख्तलिफ लीडरान मीटिंग में अभी शमूलियत उन्होंने की है वो वहाँ पर हैं। अब शाम देर गए तक पता चल सकता है कि पहली लिस्ट जब मुरतब होगी तो किस तरह का फैसला सामने आया होगा। आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चले रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। ये थी
कश्मीर की मीटिंग जो कि पीपल्स अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान हुई थी, लेकिन जम्मू में भी एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो है इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को मदऊ किया था। लेकिन अहम बात यह है कि पैंथर्स पार्टी ने इस मीटिंग का वॉकआउट किया, क्योंकि पैंथर्स पार्टी का यही इल्ज़ाम है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के सुर गाते हैं। ये तो पैंथर्स पार्टी का इल्ज़ाम था, लेकिन इसके बावजूद भी ये मीटिंग मुनक़द हुई है जिसमें इलेक्शंस को खुश असलूबी से मुनक़द कराने के लिए उनसे जो है कोऑपरेशन मांगी गई है और इस वजह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आज इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन पैंथर्स पार्टी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी का मानना है कि जम्मू खत्ते के अंदर ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की हेल्प कर रहा है, या उनका इल्ज़ाम इस तरह का है कि वो बीजेपी की बोली बोल रहा है। पैंथर्स पार्टी के लीडरान इसी बात पर खफा नज़र आ रहे हैं। हमारे जम्मू ब्यूरो ऑफिस ने पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जब इलेक्शन होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग पहले की जाती है और उनसे राय ली जाती है, लेकिन यहाँ सारे के सारे फैसले जो हैं वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोपे जाते हैं। पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिसीजंस थोप दिए जाते हैं। और जो भी उसके बावजूद भी हम लोग जो है इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी सुझाव देते हैं उनके ऊपर आज तक कभी भी अमल नहीं हुआ है। एक मौकरी बनाई हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन का खास तौर पर इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है और हमारी सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। इलेक्शन से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट हम लोगों को आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। रोजाना टेलीफोन करते हैं, धमकाते हैं, पब्लिकली धमका रहे हैं हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे पार्टी के लीडर्स को, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को 10-10 PSO इन्होंने दिए हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फिefdom बना के रखा है यहाँ, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह हमने इलेक्शन कमीशन से साफ कन्वे किया है कि अगर आपको इलेक्शन करवानी है तो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। यह कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर कहने के ऊपर आपने चलना है और उनके दबाव में आपने बात करनी है तो यह सरासर गलत होगा। इसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग, ये सरासर गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निसेंस जल्द से जल्द लेना होगा, वरना बेमायने होगा ये सारा प्रोसेस। इलेक्शन के साथ किसी भी किस्म का मजाक एक्सेप्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज विरोध किया है और प्रोटेस्ट किया है वहां अपना लॉन्च। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में एक और खबर हम जम्मू से ही कर लेते हैं, क्योंकि जहां कश्मीर के अवाम लैंड लॉस को लेकर काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं, वहीं पर जम्मू के अवाम भी इस हवाले से नाखुश ही नज़र आ रही हैं। और वहीं पर जम्मू के अंदर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और साबिका वजीर रमन बला की जानब से एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। और ये सिग्नेचर कैंपेन जो हाल ही में लैंड लॉस जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं उसके खिलाफ शुरू की गई हैं। और उनका मानना है कि ये लॉज जो है न सिर्फ डोगरा की जो आइडेंटिटी है उसके खिलाफ है, बल्कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही नज़र आ रही हैं। और इस वजह से रमन बला के साथ साथ बाकी जो लीडरान हैं वो भी इन कवानीन को लेकर काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ जाकर एक कैंपेन शुरू कर दी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब मुद्दे ही रह गए, प्रशासन की तरफ से अनदेखी जिस ढंग से हर सेक्टर में की गई, और खास तौर पर इस वक्त जो न्यू लैंड लॉज थे उस चीज़ का विरोध करने के लिए, और न्यू लैंड के साथ फार्मर्स बिल जो एक करंट इशू है जिसमें सारे किसान सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और संसद तक पहुँचाने के लिए हम एक माध्यम यहाँ पे बने हैं। हस्ताक्षर अभियान के तहत हर एक जगह पे लगातार ये संघर्ष जारी है और आखिरी दम तक ये जारी रहेगा जब तक ये लैंड लॉज को लेकर ये रोल बैक नहीं करते।
फार्मर्स के इशू को रिड्रेस इसका नहीं होगा। और इसी ढंग से हर एक इशूज़ में, जिसमें 2G का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तक सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा पाई। ये एक मेमोरेंडम के जरिए राष्ट्रपति को जाएगा और उससे गुजारिश की जाएगी कि फौरी तौर पर ऐसे कानून को रोल बैक किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल पाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हमें तो पूरी स्टेट का दर्जा चाहिए और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, रोजगार के सिलसिले में हो चाहिए। इन्होंने खुद ही ले में बोला था अमित शाह जी ने, हम जल्दी स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। अगर आपने दर्जा बहाल करना है, जब आप सारे चुनाव कर रहे हो तो असेंबली के चुनाव करा लो, वो चर्चा का विषय बनेगा। तो चर्चा के बाद भी राजनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं ना कहीं लोग सब्जियों के रेट ना इनसे पूछ पाएँ, तो लोगों को इन्हीं चीज़ों पे लगाया। तो हमने तो हस्ताक्षर अभियान में हर एक लोगों के जज्बात को इसमें एक शेप दी गई है कि राष्ट्रपति तक उसको अवगत कराया जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ बात करते हैं इम्तिहानात की, जो कि आज कश्मीर के अंदर लिए जा रहे हैं। और 10वीं जमात के इम्तिहानात आज मुनक़द हुए और इस हवाले से लगभग 70,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो आज के इम्तिहान में शामिल हुए हैं। और उसके साथ साथ इनके लिए मुख्तलिफ मराकिज़ में जो फैसिलिटीज़ है, ख़ासतौर पर गर्मी के हवाले से अगर देखा जाए तो उसका भी इंतज़ाम किया गया था। कुछ एक जगहों पर बच्चे नाखुश भी नजर आए, लेकिन बेशतर मकामात पर बच्चे जो इंतजामात किए गए हैं उसको लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। बडगाम से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर दीगर अजला में आज न सिर्फ बच्चे मराकिज़ पर देखे गए बल्कि उनके वालिदैन भी उनके हमरा आए हुए थे। हम मुख्तलिफ इलाकों से जाकर जो मुख्तलिफ फुटेज हमें आई हैं और उसके साथ साथ अलग अलग सेंटर्स पे जो हमारे नुमाइंदों की बात हुई हैं, पहले वही आप तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये अल्लाह के फजल से बल्कि परसों से ही शुरू हुआ है। परसों इनका पहला वोकेशनल सब्जेक्ट था और आज बाकायदा इनका मैथमेटिक्स का पेपर है। तो ये खुशाइंद बात है। अब साल भर बच्चे बेचारे इस तरह स्कूल से बाहर रहे, तो लेकिन आए हैं, सारे बच्चे एग्ज़ाम में आए हैं। तो जहाँ तक लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम है, सीटिंग का, वो आपने देख लिया, हमने प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखे हैं। अब जो प्रेडिक्शन आ रही है कुछ मौसम के ख़राबी की, तो हमने हीटिंग का भी अरेंजमेंट करके रखा है। तो फॉर्चुनेटली अभी मौसम ठीक ही है, अभी उतनी सर्दी नहीं है। तो लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया तो उस सूरत में हमने वो इंतज़ाम करके रखा है। तो जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है, बच्चे सब देखें, हमने पहले ही गेट पे ही कहा इनको कि प्रॉपरली वो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें और प्रॉपरली वो मुंह को कवर करके रखें। मास्क हमारे पास पड़े भी हैं यहाँ, जिन बच्चों को नहीं थी उनको हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए भी, और सैनिटाइजर भी हमारे पास। लेकिन बच्चे वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से अभी कतरा ही रहे हैं, उनके हाथ उसे ठंडे हो जाते हैं। बोर्ड ने इनको 40% इनको छूट दे रखी है, तो मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। और 60% जो इनको अटेम्प्ट करना है वो 100% माना जाए। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल के तरफ से जिस तरीके से आज वादी कश्मीर में क्लास 10th के एग्जामिनेशंस की शुरुआत हो चुकी है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए अभी भी कोविड के मामला अभी दिखाई दे रहे हैं, और उस बीच आज से क्लास 10th के जो एग्जामिनेशंस है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर बात करें तो 74,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने खास तौर पर इस एग्जामिनेशंस में अपेयर हुए हैं, और साथ ही साथ 840 के करीब जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बताए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर बात एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल ने कुछ इकदामात भी उठाए हैं, जिसमें खास तौर पे SOP गाइडलाइंस को इशू किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सैनिटाइजर्स या मास्क वहां पर रखे गए हैं, और इसके साथ साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कैंपस स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन की तरफ से बिमना बोर्ड में रखा गया है, जहां पर वो एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल मौसमी हवाले से मौसमी हालात जो है खुसूसन वादी कश्मीर के, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वैसे ही प्रेडिक्शन की थी कि 13, 14 और 15 के बीच कुछ जगह पर खासतौर पर प्लेन्स पर बारिशें होंगी या फिर अपर रीचेस पर स्नोफॉल के काफ़ी ज़्यादा इकदामात हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के डेट भी इस बीच आ रहे हैं, जिसकी वजह से बोर्ड को एक चैलेंजिंग फेस उन्हें देखना होगा। और खुसूसन अगर देखा जाए जिस तरीके से बच्चों का मानना है या एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर, हमने खुद देखा कि वहाँ पर स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट्स को भी रखा गया है ताकि बच्चे जो है वो अपने एग्जामिनेशन को कंक्लूड कर सके। और ख़ास तौर पर सिचुएशनली जिस तरीके से कोरोना वायरस है या इस वक्त जो खास तौर पे कोरोना वायरस के बीच ये एग्जामिनेशंस लिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है और बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचकर एग्जाम देने लगे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।
चलिए बात करते हैं शाहपुर सेक्टर की, जो कि पुंछ सरहदी जिला पुंछ इलाके में है और यहाँ पर एक बार फिर सीज फायर का वायलेशन हुआ है। और इस तरह से इस वायलेशन से न सिर्फ आज बल्कि बरसों से यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और मकामी लोगों का मानना है कि आर पार शेलिंग के नतीजे में आम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न सिर्फ नुकसान बल्कि उनका मानना है कि सरहद के उस पार भी और इस पार भी, क्योंकि जब किसी भी तरह से फायरिंग यहाँ पर होती है, वायलेशन होती है, तो उसके जवाब में भी फिर जो फौजें हैं वो फायरिंग करते हैं और जो बड़े मोटार शेल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आम आबादी जो है वो खौफजदा हो जाती है। और शाहपुर सेक्टर में जो केरनी सेक्टर है कस्बा इलाके में, वहाँ के लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर आज ताज़ा शेलिंग हुई है इससे भी वो काफ़ी खौफजदा हुए हैं। और साथ ही साथ उनका मानना है कि इस फायरिंग के नतीजे में या इस शेलिंग के नतीजे में या इस सीज फायर वायलेशन के नतीजे में उनके माल मवेशियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है और ना ही सरकार उसका मुआवजा देती है और ना ही उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कदम उठाया जा रहा है। उन्हें सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें इस दहशतज़दा और खौफजदा ज़िंदगी बसर करने से निजात दिलाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए ताकि यहाँ पर ये सीज फायर का वायलेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और वो भी पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। जड़ी हमारा इस इलाका में डेली की फायरिंग व दो तरफों, इसमें इस पार और उस पार गरीब को नुकसान हुआ। इस पर हमारा इंतज़ामिया ने भी नज़रसानी करनी चाहिए कि गरीब बिला मतलब कुचले जाए लगो वो इत हमारा डेली कहा सड़े माल में मवेशी मार जाए, कोई पाकिस्तान की तरफों फैर आवे, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ नहीं। इस पर कंट्रोल होना चाहिए फायरिंग पर, गरीब ना डेली नुकसान वह कोई गोलाबारी होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है, कंटिन्यू होती है, कोई दिन भी खाली नहीं जाता है। लोगों के माल मवेशी भी मरते हैं, घरों का भी नुकसान होता है, मकान भी सारे पार्सली कुछ जल्दी तौर पर डैमेज होते हैं और ज़मीनें भी बर्बाद होती हैं, दरख्त भी बर्बाद होते हैं, फलदार दरख्त बर्बाद होते हैं और सब कुछ तबाही और बर्बादी है। घर से बाहर निकलने का मुश्किल हो रहा है और कोई पता नहीं किस वक्त आगे क्या कैजुअल्टी सामने आ जाए, क्या नुकसान हो जाए, क्या कुछ हो सकता है। इसलिए हर वक्त खतरा, 24 घंटे खतरा रहता है। हमारी सेफ्टी नहीं है। हमें बैंकरों के लिए बोला था, बैंकर भी नहीं बने, लोग परेशान हाल हैं, लोगों को सच छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत परेशानी है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, जब गोलाबारी होती है तो बहुत तबाही और बर्बादी होती है। ना इंसानों की सेफ्टी है, ना हैवानों की सेफ्टी है, ना खेती बाड़ी की सेफ्टी है, किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं, सब बर्बादी है। और रोज़ाना का मामूल है, एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। नाज़िम, बडगाम के अंदर आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इन खवातीन का मानना है कि जो उनकी पेंडिंग वेजेस है, जो उनकी मुराद है, वो अभी तक उन्हें वागुजार नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि साल 2019 और 18 के जो वाजिबुल अदा जो उनकी सैलरी है वो अभी उन्हें फराहम नहीं की गई है और साथ ही साथ उनका ये भी मुतालबा है कि उन्हें माहाना तरीके से मंथली बेसिस पर यह ऑनरियम फराहम किया जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर फ़ौरन से पेशतर उनकी ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं तो वह एहतजाज बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पिछले 1 महीने से हमारा प्रोटेस्ट जारी है। वजह यही है कि हम गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारा मंथली बेसिस पर ऑनरेरियम वागुजार होना चाहिए और जो पिछला हमारी लायबिलिटी है 2019 की 2 महीने है, कहीं पर 3 महीने है, वो वागुजार होना चाहिए। 2018 का भी वेज पेंडिंग है, वो मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा यह प्रोटेस्ट आगे चलकर सारे कश्मीर में सड़कों पर आके लड़कियां चक्का जाम करेंगे, उसके जिम्मेदार गवर्नर इंतजामिया हो। डीपीसी नहीं हो रही है, अगर हर डिपार्टमेंट में डीपीसी हो रही है, हमारा आईसीडीएस डिपार्टमेंट डीपीसी, क्योंकि लड़कियां 10-10, 20-20 सालों से इंतजार कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां, ग्रेजुएट लड़कियां डीपीसी होनी चाहिए, उनको भी अपना हक मिले, वो वेट कर रही है। साथ में मोस्ट सीनियर लड़कियां 30-35 सालों से इंतजार कर रही है, डीपीसी होनी चाहिए ताकि उनको भी इंसाफ मिलेगा। उधर शहरी श्रीनगर के अंदर आज एसआरटीसी महकमे में काम करने वाले वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इनके एहतजाज के दौरान उन्होंने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए रखे थे और उनका मानना है कि जो उनकी पेंडिंग सैलरीज है, एक तो उन्हें वो वागुजार की जाए, उन्हें वो फराहम की जाए और साथ ही साथ उनकी नौकरियों को महकमे में मुस्तकिल किया जाए। और काफ़ी वक्त से ये अपनी डिमांड्स को लेकर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी उन्होंने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया
जिस दौरान उन्होंने अपने मुतालबात या अपनी मांगे जो है गवर्नर हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। ये JKRTC वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम पिछले 2 महीनों से बल्कि 2.5 महीनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने पिछली बार हड़ताल की भी एक कॉल दी थी, 1 दिन की हड़ताल की थी और गवर्नर हाउस की तरफ मार्च भी किया था। हमारी तनख्वाहें अभी तक वागुजार नहीं हो रही हैं, हालांकि हड़ताल के बाद इन्होंने हमारी 2 तनख्वाहें वागुजार की थी, अभी 3 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं है। जो हमारे ड्राइवर्स यहाँ पे कंसोलिडेटेड वेजेस पे काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, उनको 8 साल बाद रेगुलर होना था, वो भी रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं। वो 6000 की तनख्वाह पे कैसे अपने घर चलाएंगे। इसी तरह से हमारे जो मुलाजमी रिटायर हो गए यहाँ से, जिन्होंने अपनी जवानियाँ इस कॉरपोरेशन को दी है लोगों की खिदमत के लिए, वो 1.5 साल से रिटायर हो गए, उनको 1 पैसा नहीं मिला है यहाँ से। इसी तरह से SRO 43 जिन लोगों ने अपनी जानें दी है RTC में अपना काम करते हुए, उनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, वो SRO 43 लागू नहीं हो रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं। हमने पिछली बार भी सरकार से गुजारिश की थी, एडवाइजर साहब से गुजारिश की थी, गवर्नर साहब से गुजारिश की थी कि SRTC के मसाइल का एक टाइम हल दे दो हमें। अगर इस कॉरपोरेशन को आपको चलाना है तो हमारे खर्चे उठाओ, नहीं चलाना है तो हमें पैसे दे दो, बंद कर दो। लेकिन सरकार मजबूर हमें कर रही है कि हम सड़कों का रुख करें। आज हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है हेडक्वार्टर में भी और जम्मू में भी। इसके बाद में हम अपने इस प्रोटेस्ट में शिद्दत लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उधर पुलवामा जिला में महकमा हेल्थ के अंदर काम करने वाले ड्राइवर्स, हेल्पर्स और स्वीपर्स का भी एहतजाज आज देखने को मिला। और इस एहतजाज के दौरान न सिर्फ उन्होंने जो पेंडिंग वेजेस है उनकी वागुजारी का मुतालबा किया, बल्कि उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि उनकी नौकरियों को बाकायदा मुस्तकिल बनाया जाए। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि जो SRO 460 है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इन वर्करों को इसी सिस्टम के अंदर इंसाफ फराहम किया जा सके। कंसोलिडेटेड हेल्पर्स, कंसोलिडेट स्वीपर्स, पार्ट टाइम स्वीपर्स, कंसोलिडेट ड्राइवर्स हेल्थ डिपार्टमेंटस पे 1994 पे काम करान। सालमो खुद ब्रोह गुलिस्तान न्यूज़िक ती वारिया शुक्र गुजार यमो बार बार ये सन ये आवाज़ आला हुकामन तान वातनई। तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू गुमत की 1994 पे रेगुलराइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंटस गमज कहन यम किन कंसोलिडेटेड गसान 7 वरियाज रेगुलर, तमिस गो नाइंसाफी यन वन तामत। वन आला हुकामन तुंद वसादत सतन अपील करान कि अस करो SRO 406 दून 2018 पे लागू। नाज़रीन, बड़शाहनगर श्रीनगर की जो अरफात लेन है वहाँ के लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया। बीच सड़क पर आकर उन्होंने न सिर्फ रास्ता बंद किया, बल्कि उनका मानना है कि काफ़ी वक्त से वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो बिजली की महकमे की वजह से काफ़ी यहाँ पर तंग आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज एहतजाज करना पड़ा। मकामी आबादी का मानना है कि इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन उनका मुतालबा है कि यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर जो है नस्ब किया जाए, ताकि जो लोड शेडिंग की वजह से न सिर्फ ट्रांसफार्मर जल जाता है बल्कि मकामी लोग भी बिजली से महरूम हो जाते हैं। उनका मानना है कि इससे पहले ही जहां वादी कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल मुरतब किया गया है, जहां पहले ही उस शेड्यूल की खिलाफ वर्जी होती है, वहीं उसके बावजूद अगर कोई घंटा या कोई मिनट उन्हें बिजली मिलती है तो उस वक्त ट्रांसफार्मर ही जल जाता है। इस वजह से उनका मुतालबा है कि इस इलाके को एक और ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए, ताकि उन्हें किसी हद तक रिलीफ मैसर हो सके। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।